हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज हमने 10th क्लास आरबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आपका पेपर हुआ है, जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अजमेर हमारी संस्था करवाती है। तो वहां का जो पेपर है आपका इंग्लिश का पेपर आज हुआ है, और इस इंग्लिश के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपना ये इस तरीके से एवरेज देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न उन्होंने सही किया है या कौन से प्रश्न में उन्हें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से वो अपना वीडियो यहाँ पर सॉल्यूशंस के रूप में, मतलब हमारा जो निशान क्लासेस या निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो वीडियो है उससे वो अपने सॉल्यूशन मार्क जान सकते हैं कि उनको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 ये 2026 का पेपर है। देखिए 2026 का बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है आपका। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। पहले आपको मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले या कॉपी में फिल करने से पहले, कॉपी में राइट डाउन करने से पहले आपको सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, जो कि हमें पेपर करने के दौरान मतलब फॉलो करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है आपके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पेपर स्टार्ट होता है, यानी पेपर हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन ए से, और सेक्शन ए इस तरीके से हमारे 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ए, और वो रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पैसेज आता है। पैसेज कौन सा होता है? जैसा कि ब्लूप्रिंट बेस्ड हमारा अनसीन पैसेज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी जो निम्नलिखित पैसेज है उसे आपको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनको आपको ध्यानपूर्वक करना है। हर प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा, और इस तरीके के 8 प्रश्न होंगे और 8 अंक के ये होंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस, यानी उन सभी भावनाओं को जानते हुए, विच सर्ज थ्रू मी, यानी जिसने पूरी तरह से चारों ओर से वो मेरे तरफ मंडरा रही थी, मेरे चारों ओर मंडरा रही थी। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट यानी जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है उसकी शिखर पर मैं खड़ा हुआ था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, और मैं अपने सामने नीचे वो कई मील यानी दूर वो दृश्य देख रहा था। पैनोरमा, पैनोरमा का मतलब क्या होता है बच्चों? पैनोरमा का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। इसके बाद बिलो अस द डोमिनेंट वन, यानी डोमिनेंट वन जैसे कि किसी एक छोटे व्यक्ति के समान, या किसी को जैसे वहां पर मतलब पाबंद कर दिया है उस व्यक्ति के समान, वो सभी लोग मुझे छोटे छोटे नजर आ रहे थे। आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, और मैं वहां पर मतलब मानवता के लिए सोचता हूँ। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, और मुझमें शारीरिक रूप से ऐसा कहना जैसा प्रतीत होता है, थैंक गॉड, हे भगवान या भगवान आपको धन्यवाद, इट इज ऑल ओवर, ये सब कुछ मतलब कितना ओवर हो गया है, मतलब मैं कितना ऊपर हूँ, कितना ऊपर आपने इस दुनिया को भी बनाया है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, और फिर भी यहाँ पर खुश होने के बजाय देयर वाज ए टिंग्स ऑफ सैडनेस, यहाँ पर खुश तो मैं था ही सही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर सैडनेस के अवशेष भी थे। वाज इट, यानी जो कि क्या अपने आप में, वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, जिस प्रकार से मैंने पहले से ही यानी चढ़ने की पहले से ही मैं मतलब अपना चढ़ना या वो अल्टीमेट जो मेरी चढ़ाई थी उसको मैंने पूरा कर लिया था। एंड देयर वुड बी द नथिंग हायर टू क्लाइंब, और यहाँ पर मेरे लिए अब चढ़ना मतलब इससे ऊपर जाना, इस पर्वत चोटी से ऊपर जाना मेरे लिए ज्यादा मतलब नहीं था, या इससे ऊपर मैं अब और नहीं जा सकता था क्योंकि इसके ऊपर कोई रास्ता ही नहीं था। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर, और सभी सड़कें यहाँ से वुड लीड डाउन, यानी नीचे की ओर ही जाती है, ना कि ऊपर की ओर। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, और इस प्रकार से एवरेस्ट पर चढ़ने के कारण यू आर ओवरवेल्ड, यानी तुम वहां पर जब एवरेस्ट पे चले जाते हो तो तुम वहां पर मतलब खुशी से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हो कि मैं माउंट एवरेस्ट पर इतनी ऊंचाई पर हूँ। बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, और वहां पर डीप सेंस किस चीज का होता है हमारे अंदर? जॉय एंड थैंकफुलनेस, यानी आनंद और मानो कि एक ईश्वर को धन्यवाद देने वाली बात कि हम देखो सब लोगों से ऊपर है। इट इज अ जॉय, और ये एक आनंद होता है विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो कि अंतिम मतलब जीवन की अंतिम सांस तक हमारे पास बना रहता है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, और वह जो अनुभव है यानी वो बदलता है आपको पूरी तरह से।
वो अनुभव आपको बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, और वो व्यक्ति जो कि माउंटेन पर कभी गया है, इज नेवर द सेम अगेन, उस एहसास को वह दोबारा यानी कभी महसूस नहीं कर सकता, मतलब कभी दोबारा नहीं जा सकता है, तो उसे वो अपने आप में महसूस करना चाहता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और जैसा कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यानी उस जीवन को वापस मुड़कर देखा, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर सुमिट, तो मैं यहाँ पर चढ़ने के बाद, एवरेस्ट पर जाने के बाद मैं दूसरी चढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकता हूँ कि वो भी इतनी ऊंचाई पर होगी। द समिट ऑफ द माइंड, यानी जो हमारे मस्तिष्क में एक ऊंचाई हो सकती है, मतलब इतनी ऊंचाई है यहाँ पर एवरेस्ट की। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और न तो ये मेरे लिए भूल जाने वाला है या मना करने वाला है, एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और न ही ये मेरे लिए चढ़ना जैसा आसान है। तो अब देखो इसके ऊपर डिपेंड हमारे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, यानी पर्वत पर खड़े होना, यानी उस एवरेस्ट पर खड़े होना। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट यानी उस पर्वत पर खड़े होना। राइटर वॉज, और राइटर यहाँ पर क्या था ओवरजॉयड, यानी खुशी से भरा हुआ था, और वेरी सैड, जुबिलिएंट एंड सैड, एंड नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर जुबिलिएंट एंड सैड, यानी वो खुश भी था और थोड़ा सा दुखी भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज, और वो भावनाएं जो उसके मन में उमड़ रही थी, उन्होंने उसे किस तरीके से पकड़ लिया था। विक्ट्री ओवर हर्डल्स, यानी परेशानियों पर विजय प्राप्त करना। ह्यूमिलिटी, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपोर्टेंस, और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर ह्यूमिलिटी, यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पेसेज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपन जानते हैं। द जॉय दैट वाज राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट, यानी वह आनंद जो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यानी जो राइटर है यानी लेखक को महसूस होता है, तो वो अंतिम कहां तक होता है, अंतिम मतलब लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी पूरे जीवन भर यानी उसे महसूस होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, यानी यहाँ पर अंतिम रूप से चढ़ना क्या है। क्लाइंबिंग हिल्स, पहाड़ियों पर चढ़ना, क्लाइंबिंग हाई समिट्स, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपके क्लाइंबिंग हाई समिट्स। इसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, यानी कौन सा दूसरा ऐसा सर्वोच्च ऊंचा शिखर है जो कि इतना ज्यादा मतलब फॉर्मिडेबल यानी याद करने योग्य नहीं है, जिसको भूला नहीं जा सके, या और नो इजियर टू क्लाइंब, और नहीं उस पर चढ़ना इतना आसान है। तो द समिट ऑफ अराउलीज, द समिट ऑफ फिजिकल फिटनेस, द समिट ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, द समिट ऑफ माइंड, तो यहाँ पर है आपका आंसर द समिट ऑफ माइंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है बच्चों आपका सिक्स क्वेश्चन है, देखो व्हाट चेंज यू कंप्लीटली, यानी क्या ऐसा परिवर्तन है जो पूरी तरह से आपको बदल देता है। तो यहाँ पर देखो जॉय, एक्सपीरियंस, सोरो और थैंकफुलनेस, तो यहाँ पर है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस, यानी आपको पैसेज से उस शब्द को ढूंढना है जिसका मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, यानी एक पर्वत का सबसे ऊंचा सिरा यानी ऊंचा बिंदु, तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर उसे कहा जाता है सुमिट यानी शिखर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस अपोजिट ऑफ अ जुबिलिएंट। अब यहाँ पर देखो जुबिलिएंट नाम का कोई वर्ड है, उसका अपोजिट अर्थ रखने वाला आपको शब्द पैसेज से ढूंढना है। तो जुबिलिएंट यानी होता है यानी खुश होना, जुबिलिएंट का मतलब क्या होता है, खुश होना, खुश होना, इस तरीके से हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट और जुबिलिएंट का हो जाएगा खुश होना, तो यहाँ पर सैडनेस यानी दुखी। इसके बाद है नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। अब रीडिंग सेक्शन में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज से रिलेटेड ही है, और ये भी आपका वो था आपका ऑब्जेक्टिव मैनर, और ये रहेगा आपका सब्जेक्टिव मैनर। इसमें 1 लाइन्स 2 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होता है, और वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। तो देखिए पढ़ते हैं, ये हमारा पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनको ध्यान से आप पढ़ें। द अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यानी इस पृथ्वी पर
बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज बिलीव्ड, और ऐसा विश्वास किया जाता है दैट द लाइफ ऑन अर्थ, की पृथ्वी पर जो जीवन है, बिगेन इन वाटर, यानी वो पानी से ही शुरुआत होती है उसकी। वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोब, और जो पानी है वो हमारे इस पूरे पृथ्वी नाम के ग्लोब का, यानी जो हमारा जो ग्लोब है, ग्रह है, उसका 70% लगभग ढकता है, या 70% भाग पर पानी ही पानी है। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है इज सॉल्ट वाटर। वो अधिकांश पानी कौन सा है, यानी खारा पानी, सॉल्ट वाटर यानी नमकीन पानी। दैट फिल्स द ओशियन, जो कि हमारे महासागरों में भरा हुआ है। इन क्वांटिटी, और अगर मात्रा में बात करें तो लेस देन 3% ऑफ ऑल द वाटर, तो ये पूरे पानी का 3% से भी कम ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर, यानी इस पूरी पृथ्वी पर अगर बात करें तो 3% से भी कम पानी का भाग जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि पीने योग्य है। मोस्ट ऑफ इस, और जिसका अधिकांश लाइज इन फ्रोजन इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन पोलर आइस, और अंटार्कटिका में और पोलर आइस में, ग्रीनलैंड में वो जमा हुआ है। एंड अनअवेलेबल टू ह्यूमैनिटी, और वह इंसानों के लिए अनअवेलेबल है, अपर्याप्त है ना, अनुपलब्ध है। लेस देन 1% ऑफ ऑल द वाटर, और इस धरती पर जो फ्रेश वाटर है 3%, उसमें से भी 1% से भी कम जो मात्रा है पानी की ऑन अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, जो कि हमारे नदियों में, नदियों के माध्यम से हम देखते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी की जो झीलें होती हैं उनमें हम देखते हैं। एंड इन अंडरग्राउंड शैलो एक्विफायर्स, और अंडरग्राउंड यानी जो मतलब भूमिगत जो जल के फव्वारे होते हैं या झरने होते हैं उनमें हम देखते हैं। वाटर गिव्स लाइफ टू थर्स्टी सिटीज, और जो पानी है वह प्यासे शहरों को जीवन देता है। एंड ड्राइड क्रॉप्स, और सूखी फसलों को जीवन देता है। एंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, उद्योगों के अंदर किया जाता है। बट द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन जो फ्रेश वाटर है, ताजा पानी की जो मात्रा है अवेलेबल ऑन अर्थ टुडे, आज पृथ्वी पर उपलब्ध है, इज नॉट मोर देन व्हाट was available 2000 years ago, जैसा कि 2000 साल पहले जितना फ्रेश वाटर की मात्रा हमारे यहाँ पर थी, आज हम बात करें तो वो मतलब बहुत कम है। एट द टाइम, और उस समय द पॉपुलेशन वाज लेस देन 3% ऑफ इट्स करंट साइज, आज वर्तमान में जो पॉपुलेशन की मात्रा है उससे 3% से भी कम हुआ करती थी। और वाटर शॉर्टेज इज ए रूटीन फीचर्स टुडे, और पानी की कमी आज का रोजाना का मतलब अंग बन चुका है कि पानी की कमी देखी जा रही है। राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, पानी के लिए यानी बढ़ती हुई मांग, जैसे कि कृषि क्षेत्रों में, डोमेस्टिक सेक्टर्स यानी घरेलू क्षेत्रों में, एंड इंडस्ट्रीज आर डिफिकल्ट टू बी मेट, और इंडस्ट्रीज जिनमें की मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिया रिसीव्स मोर देन 350 मिलियन हेक्टेयर्स मीटर्स ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर, और जो भारत है वो प्रतिवर्ष 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो कि हर साल बारिश के रूप में प्राप्त करता है। देयर इज आल्सो ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स, और यहाँ पर सबसे बड़ा नेटवर्क पानी का हमारे पास क्या है, रिवर्स, पॉन्ड्स, तालाब एंड लेक्स, झीलें। बट स्टिल देयर इज, लेकिन आज भी, बट स्टिल देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन आज भी, अभी तक भी मतलब जो पीने के पानी की कमी बनी हुई है। इट इज ए शॉकिंग टू नोट, और यह ध्यान देने वाला विषय है कि चेरापूंजी, विच इज द वन ऑफ द वर्ल्ड इज वेटेस्ट प्लेस, जो देश का, जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नमी वाला स्थान है, जहां पर वर्ष भर नमी रहती है, इज फेसिंग अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी वहां पर लोग पीने के पानी की बहुत भयंकर कमी से परेशान है, सामना कर रहे हैं। टुडे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, आज बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, हैज आल्सो एडेड इटसेल्फ, वो अपने आप में जोड़ता है, टू ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी बढ़ती हुई पानी की कमी को। पॉल्यूटेड वाटर नॉट ओनली हार्म्स ह्यूमंस, और जो प्रदूषित पानी है न केवल इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, बट आल्सो बर्ड्स, बल्कि इससे प्रभावित होते हैं यानी हमारे पक्षी, फिश यानी जो जल में रहने वाली जो मछलियां हैं, एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और वो सभी प्रकार का जो जीवन जिसमें कि हम जीवन देखते हैं, दैट नीड इट फॉर सर्वाइवल, जिसको कि यानी पानी से ही अपना जीवन वो आवश्यक समझते हैं। फॉर सेंचुरीज, और शताब्दियों से स्ट्रीम्स एंड रिवर यानी हमारी धाराएं और नदियां हैव बीन अ प्लेस टू डंप वेस्ट, यानी जो कि मानो कि एक कूड़े करकट का एक स्थान बना हुआ है जहां पर लोग कुछ भी फेंक देते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज जून, और वनों के विनाश से यानी ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वह मतलब ड्यून यानी वो नष्ट हो रही है। एंड चेंज क्लाइमेट, और इससे हमारी जो जलवायु है वो बदल रही है।
causing less rain in some areas, और यहाँ पर ये प्रभाव भी देखे जा रहे हैं कि किसी किसी एरिया में तो पानी गिरता भी नहीं है या पानी बारिश के दौरान वहां पर बारिश होती भी नहीं है। इन अदर्स, और दूसरे क्षेत्रों में बात करें तो रेन वाटर रन सो फास्ट, यानी जो रेन वाटर है वो इतना तेजी से चलता है दैट लिटिल कैन बी कलेक्ट फॉर यूज, कि लिटिल कैन बी कलेक्टेड फॉर यूज, कि हम उसे न के बराबर भी मतलब यूज नहीं कर पाते हैं, यानी उसको पूरी तरह से कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं और वो पानी बह जाता है। अब इसका देखो पहला क्वेश्चन है वो आपका वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, यानी जीवन कहां से ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट, तो आंसर आपका हो सकता है लाइफ ओरिजिनेट तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर, यानी पानी से ही हमारा जो जीवन है वो संचालित होता है। इसके बाद नेम सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, यानी यहाँ पर कुछ साधन आपको बताने हैं जो फ्रेश वाटर जहाँ पर मिल सकता है, तो आपके यहाँ पर बताए गए हैं फ्रेश वाटर के वो सारे साधन जहाँ पर आपको ये सब करना होता है। तो देखो यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए आपके लेक्स, फ्रेश वाटर के लिए आपके क्या है, लेक्स है, अंडरग्राउंड शैलो एक्यूफायर्स है ना, रिवर्स है, जहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्रेश वाटर प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है आपका व्हाट आर द एरियाज, वो क्या एरियाज है वेयर द राइजिंग डिमांड फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट, यानी वो क्षेत्र है आपका सबसे वेटेस्ट प्लेस जो कि चेरापूंजी, जहां पर बहुत ज्यादा कमी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, आपके पानी की कमी बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था चेरापूंजी, चेरापूंजी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है आपका वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट, यानी हम कहां पर अपना जो कूड़ा करकट है, वेस्ट है, उसको फेंकते हैं, तो इन रिवर्स है ना, इसमें हम लिख देंगे इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, इनको हमने क्या बना रखा है, अपने कूड़े करकट का स्थान बना रखा है। विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग, यानी सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया के अंदर, तो वो है आपका चेरापूंजी, और वहां पर आज के समय में क्या समस्याएं बनी हुई है, तो इट इज फेसिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो ये यहाँ पर आज किस प्रॉब्लम से परेशान है, यानी पानी की कमी से, शॉर्टेज ऑफ वाटर, इट इज फेसिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी से वो परेशान है। विच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी, यानी किस प्रकार के जो फ्रेश वाटर के जो रूप हैं वह हमारे मानव जाति के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब अनअवेलेबल है। तो जैसे इन सीज, जो वाटर इन सीज, यानी जो समुद्रों के अंदर है, वाटर इन सीज एंड ओशियन, यानी जो समुद्रों और महासागरों में जो पानी है वो हमारा क्या है, अनअवेलेबल है, इंसानों के लिए पीने योग्य नहीं है। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर, अब यहाँ पर आया है आपके स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब कमी होता है, और यहाँ पर पैसेज के अंदर आपके एक वर्ड आया है शॉर्टेज, तो शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है, आपके कमी होता है, तो ये हमारा सिमिलर वर्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पैसेज का, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अपोजिट टू ड्राइस्ट, अब ड्राइस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सूखा, और ड्राइस्ट का यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके अपोजिट के रूप में वेटेस्ट, जो सबसे ज्यादा नमी वाला स्थान है, और वो है चेरापूंजी। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी देखो राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड होता है आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका इमेजिन दैट, यानी कल्पना करो कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए, कि आप क्लास 10th ए के स्टूडेंट हैं, एंड योर सिस्टर इज स्टडिंग इन 10th बी, और तुम्हारी जो सिस्टर है वो 10th बी में स्टडिंग कर रही है, पढ़ रही है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपको अपने प्रिंसिपल के नाम एक ईमेल लिखना है, ईमेल भेजना है। 8 प्रिंसिपल, और वहां पर प्रिंसिपल की आईडी क्या रहेगी, प्रिंसिपल GSSSABCD@gmail.com, ये आपके क्या है, ये आपका हो जाएगा वो जिसको कि हम यानी यहाँ पर एड्रेस के रूप में लिखते हैं, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस पर हमें क्या लिखना है, यानी प्रिंसिपल सर के नाम हमें एक ईमेल भेजना है रिक्वेस्टिंग, और उसमें प्रार्थना, मतलब उनसे प्रार्थना करनी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th A टू 10th B, कि 10th A से 10th B में उसको प्रमोट करें, या मतलब उसका सेक्शन चेंज करें। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ईमेल एड्रेस के बाद ये आपका क्या हो जाएगा,
सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद जब हम टेक्स्ट पर आते हैं तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि डियर सर वी आर पेंड टू चेंज द सेक्शन A because here my sister is reading in section A or I have changed her section in section B, तो please change her section into my section A, और आप उसका सेक्शन मेरे सेक्शन में चेंज करने का प्रयास करें। थैंक यू, और इस रिगार्ड्स लिखते हुए और फिर आप अपना योर ऑबिडियंटली के बाद आप ये नाम लिख सकते हैं। यू आर इमेजिन दैट यू आर स्टूडेंट, तो वहां पर एक स्टूडेंट लिख दें, या स्टूडेंट नहीं भी लिखे तो अपने रोल नंबर वहां पर राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है आपके अथवा में जो आया है और में जो आपका क्वेश्चन है, सपोज यू आर कुणाल एंड कमला। कल्पना करो कि आपका नाम कुणाल है और कमला है, स्टडीइंग इन उदयपुर, और आप उदयपुर के अंदर पढ़ रहे हैं। योर सिस्टर स्टडीइंग इन जयपुर, और आपकी जो सिस्टर है वो जयपुर के अंदर पढ़ रही है। हैज नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर, जिसने कि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं। एंड इज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, और वो यहाँ पर थोड़ा सा सहमी महसूस हो रही है, या थोड़ा सा मतलब निराशाजनक उसे लग रहा है। राइट अ लेटर इनकरेजिंग हर टू डू बेटर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, और आपको उसे सलाह देने के लिए पत्र लिखना है ताकि वो अगले सेमेस्टर में अपना बेस्ट कर सके और बेटर कर सके। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले ऊपर लिख सकते हैं, यानी जैसे निशांश विला और उदयपुर के बाद आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आज की डेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे आज की डेट है आपके 12 फरवरी 2026। इसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद आप आप यहाँ पर उदयपुर, सबसे पहले निशांश विला और या निशांश क्लासेस उदयपुर, इस तरीके से लिखें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सिस्टर को लिखेंगे, तो यहाँ पर डियर सिस्टर, यानी ये आपका क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, तो उसको लिखेंगे डियर सिस्टर, और डियर सिस्टर से फिर आप लिख देंगे, है ना, आई एम हैप्पी एंड हेल्थी हियर, बट आई एम सपोज टू यू आर बेटर फॉर हियर, कि तुम भी वहां पर ठीक होंगी। एंड वी हैव सैड, मतलब वी हैव सफर्ड, फील टू बैड when I learned about your less marks, यानी जब तुम्हारे कम मार्क्स के बारे में मैंने सुना तो मुझे दुख हुआ। इस तरीके से अपने आप मैसेज में लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप नीचे फिर, यानी जैसे लविंग, मतलब डियर, नीचे आप लिख सकते हैं योर लविंग सिस्टर, थैंकिंग लिखते हुए, कर्टियस नोट लिखते हुए, थैंकिंग यू लिखते हुए, और आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नीचे कि योर लविंग सिस्टर, और जो भी आपका नाम यहाँ पर कुणाल या कमला दिया हुआ है तो उनमें से कोई मेल फीमेल देखते हुए अपना ऐसा लिख देंगे। इसके बाद आपके स्टोरी आती है। स्टोरी है आपके राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको जो आउटलाइन, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स में, मतलब आउटलाइन वर्ड्स में जो स्टोरी दी गई है उसको 100 वर्ड्स में लिखना है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए, पहचान करते हुए कि किस टाइटल पे वो लिखना है। ऑल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और आपको यहाँ पर ये भी करना है कि स्टोरी लिखने से पहले आपको टाइटल मेंशन करना है और फिर उसका मॉरल भी लिखना है। तो सबसे पहले आपके देखो, जैसा कि आप शुरुआत से जुलाई से ही तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको टीचर्स ने ये बताया होगा या हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपने जाना होगा, यहाँ की क्लासेस जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, तो वहां से भी आपने इस जानकारी में पाया होगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी जैसे 4 सन्स, 4 कैरलिंग सन्स और उनके जो फादर होते हैं उनके बीच में कहानी होती है, जिस तरीके से वो यहाँ पर यूनियन इज स्ट्रेंथ को उनको सिखाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका टाइटल क्या हो जाता है, देखो बच्चों, इसका टाइटल है आपका यूनियन इज स्ट्रेंथ, और इसका मॉरल भी आपका ये रहेगा। तो ये आपने बहुत अच्छे से लिख दी होगी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, अ गुड बॉय फॉल्स इनटू अ बैड कंपनी। तो सीधा सीधा हमारे पास बैड कंपनी इसका टाइटल आता है। इस तरीके से आपके दोनों स्टोरी आपने जो अपने साल भर के अध्ययन में और हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आपको इन स्टोरी को सजेस्ट किया गया था, तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5 और 5 क्वेश्चन पर आते हैं राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय स्कूल, यानी आपको 100 वर्ड्स में माय स्कूल नाम के टॉपिक पर एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। जैसे सजेस्ट मतलब ऐसे, एन अ शॉर्ट ऐसे, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, जिसको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पर हमें मेंशन करना है उन कीवर्ड्स को जिनका यूज करते हुए आप यहाँ पर ये लिखेंगे। तो सबसे पहले माय स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग, मेरा स्कूल एक बहुत बड़ा भवन रखता है ना। इट हैज अ बिग गार्डन टू प्ले द चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स, ये बच्चे और छात्रों के लिए खेलने के लिए इसके पास एक गार्डन भी है। इसके इट हैज अ प्लेग्राउंड, है ना, तो इसके पास अपना प्लेग्राउंड भी है। और आवर स्कूल हैज स्मार्ट बोर्ड एंड स्मार्ट क्लासेस एंड टाइम टू टाइम वी लाइव टू आवर स्टूडेंट, वो अपने बच्चों के सामने लाइव भी क्लासेस रखते हैं। और माय स्कूल हैज ए कंप्यूटर लैब, मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी है। गुड टीचर्स, देयर आर मोस्ट ऑफ द टीचर और एनीवन आर गुड, और हर इंसान यहाँ पर अच्छे इंसान है। और इट हैज ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट but it has a friendly environment and I am so lucky to read this in this school. I love my school very much. इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं माय स्कूल पर। दूसरा है आपका विजुअल पैराग्राफ है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द पिक्चर। इस पिक्चर बेस्ड पर आपका पैराग्राफ है, और पिक्चर से हमें देखने से लगता है, देखो इस तरीके से आपके पिक्चर्स को देखने से लगता है कि फायर क्रैक्स जैसे कि बच्चों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, है ना, और मतलब खुशियां मनाई जा रही है, नए कपड़े वियरिंग कर रहे हैं लोगों ने। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये किस टॉपिक पर हमारा हो सकता है। तो ये है आपका दिवाली, और दिवाली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है। हमारे देश में दिवाली को खूब धूमधाम से मनाया जाता है, तो दिवाली के ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में हमारा ग्रामर सेक्शन आता है, सेक्शन सी, और ये है हमारा ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड ये पोर्शन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में दी गई जो वर्ब्स है उनका उचित रूप आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एडवर्ब बेस्ड टॉपिक होता है, जिसमें एडवर्ब्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, देन और फिर हमें मतलब समझते हुए और इसे फिल करना होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में है आपके माय फादर टेस्ट रन अ माइल एवरीडे। अब यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या है, एवरीडे। एवरीडे यहाँ पर कौन सा टेंस को सजेस्ट करता है हमारे माइंड में, तो वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में ये हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर माय फादर के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब में हमें क्या लगाना है, एस और ईएस। माय फादर क्या है हमारे पास, सिंगुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रन्स। माय फादर रन्स अ माइल्स एवरीडे, यानी मेरे पिताजी रोजाना 1 मील चलाई मतलब चलते हैं, दौड़ते हैं। राजू डेश प्ले इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। अब देखो यहाँ पर आपके कीवर्ड आया है एडवर्ब के रूप में, जो लाइक एज ए कंजक्शन है। तो व्हाइल जब आता है तो व्हाइल अपने आप में ये मेंटलिटी लेकर आता है कि व्हाइल के साथ जो दोनों सेंटेंस चल रहे होते हैं, या दोनों सेंटेंस जो ऐड होते हैं, या दोनों सेंटेंस में जो बात कही गई होती है वो सेम टाइम मतलब दोनों में दिखाई जाने वाली होती है। तो देखो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आया वाज हेल्पिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज प्लेइंग, और हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके वी डैश गो टू जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या है बच्चों, टुमारो। और टुमारो कौन से टेंस को प्रीफर करता है, ये हमें बताता है फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस है तो यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शैल गो। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट है द थीफ डैश एस्केप फ्रॉम द पुलिस अराइव्ड। अब बिफोर यहाँ पर हमारे पास एक मेंटलिटी देता है, बिफोर से जुड़े हुए 2 सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 अलग अलग एक्शन होते हैं, 2 अलग अलग टाइम को प्रेजेंट करते हैं। तो बिफोर के साथ हमने आपको मेंटलिटी बताई गई होगी हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जब ग्रामर का स्टैंडर्ड आपके बीच में लेकर आए थे हम, तो वहां पर बताया था कि बिफोर से पहले जो सेंटेंस होता है उसमें हमें कौन से टेंस पर जाना है, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद गिवन मूड में है, जैसा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर आपको देखने को मिलती है, पास्ट सिंपल में। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर हम सीधा क्या फिल कर देंगे, हैड एस्केप्ड। और ये आपका रिलेटेड टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
से जो हमारा टॉपिक है उसके चारों क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है या इस तरीके से सही माने जाएंगे आपके। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। यानी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके रूल्स बेस्ड टॉपिक है ये, उसमें रूल्स पर हम यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा करेंगे या इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोथ राम एंड श्याम, अब यहाँ पर बोथ और एंड इन दोनों से राम एंड श्याम जुड़े हुए हैं। अब राम एंड श्याम जिस पोजीशन में है तो राम एंड श्याम यहाँ पर क्या हो जाते हैं प्लूरल, और प्लूरल के लिए आती है आपके आर, आइदर सुमित और मनीष। अब देखो यहाँ पर एक रूल होता है कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही अपन वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर तो और से पहले भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और के बाद भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके एज, और ये हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं निम्नलिखित वाक्य में उन्हें जोड़ते हुए और रिराइट करना है सेंटेंस। अब देखो मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। अब मिताली इज वाला एरिया है, ये दोनों में सेम है, तो यहाँ पर क्या करना है मिताली इज नॉट ओनली, मिताली इज नॉट ओनली, और फिर यहाँ पर हार्ड वर्किंग, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अनिल इज ए रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। तो यहां पर देखो इसमें बट का यूज करेंगे, अनिल इज अ रिच पर्सन, अनिल इज अ रिच पर्सन बट अनहैप्पी। अनिल धनवान व्यक्ति है लेकिन वह दुखी है, अनहैप्पी। इस तरीके से आपके ये क्लोज वाला टॉपिक जो हमारा है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 9 का है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी आपको निम्नलिखित जो वाक्य दिया गया है उसे पैसिव में चेंज करना है आपको। अब पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रूल ऑफ पैसिव ये हमें बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस में क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, जैसे पहले पढ़ते हैं इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। अब इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन द वर्ल्ड कप। अब द वर्ल्ड कप हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट है और वर्ब है आपके वॉन, तो वॉन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें कौन से टेंस को सजेस्ट करती है, यानी पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं अपन, तो द वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके वॉज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव को मतलब बनाने के लिए मस्ट होती है, उसके बाद बाय इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम ये आपका आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपको जो निम्नलिखित वाक्य दिया गया है इसको रिराइट करना है, और किसमें चेंज करते हुए, ये है डायरेक्ट मूड में, डायरेक्ट स्पीच में, और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने यानी अध्यापक ने छात्रों को कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखो यहाँ पर आपको चेंज कहाँ करना है, सेंटेंस इस टाइप ऑफ दिस सेंटेंसेस इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर आप क्या यूज करते हैं, कॉल्ड। यानी टीचर ने छात्रों को बताया दैट, और सेंटेंस आपका आरएस के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है हमारा वो किस टाइप का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर हम क्या करते हैं, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। हम आते हैं पूरी तरह से फुल्ली टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक का एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो टेक्स्ट बुक में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिया गया जो पैसेज है उसे पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे दिए गए जो आंसर है पैसेज के नीचे उनको भी
आपको फॉलो करते हुए उनका आंसर देना है, मतलब पैसेज को फॉलो करते हुए उनका आंसर देना है। तो देखें, सबसे पहले द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेग्स। तो यंग सीगल, ये चैप्टर यंग सीगल से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा लेसन है हमारा। यंग सीगल आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो थर्ड लेसन है, और थर्ड लेसन में तीसरा लेसन है आपके टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट है। मतलब वहां पर दो पार्ट है उस चैप्टर के पास, तो वहां पर फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस फर्स्ट फ्लाइट में यंग सीगल से हमारा हीरो इसको स्टार्ट करता है। तो देखिए, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेग्स। यंग सीगल यानी ये छोटा सा समुद्री पक्षी था, वो अपनी चट्टान के नुकीले सिरे पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, और उसके दो भाई और उसकी बहन है, उसकी बहन had already flown away the day before, वो एक दिन पहले उड़ान भर चुके थे। he had been afraid to fly, और वह उड़ने से भयभीत हो रहा था। with them, उनके साथ। somehow, किसी न किसी तरीके से when he had taken a little run forward to the brink of the lace, किसी न किसी तरीके से वह अपनी चट्टान के किनारे तक मतलब दौड़ता, and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता। he became afraid, लेकिन फिर वो डर जाता। The great expanse of sea, और समुद्र का एक विस्तृत फैलाव वहां से नीचे की ओर, stretched down beneath, जो कि नीचे की ओर फैला हुआ था, and it was such a long way down, और ये मानो कि यहाँ से नीचे की ओर बहुत ज्यादा लंबा रास्ता प्रतीत होता था। He felt certain, उसने निश्चित रूप से महसूस किया that his wings would never support him, कि उसके पंख उसको सहारा नहीं देंगे। So he bent his head, और इस प्रकार से उसने अपना सिर झुकाया, and ran away back to the little hole under the lace, और चुपचाप अपनी जो चट्टान के नीचे जो अपना घर बना हुआ था, यानी होल था, जो बिल था, उसमें वो चला गया। Where he slept at night, जहां पर वो रात्रि को सोया करता था। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर जानते हैं अपन। Who was with the young seagull on his lace, चट्टान के नुकीले किनारे पर यंग सीगल कौन था, मतलब किसके साथ था वह। तो वह देखो, his parents, his brothers और his sisters, और he was alone, वह मतलब चट्टान के नुकीले सिरे पर जो यंग सीगल था, मतलब कौन यहाँ पर यंग सीगल के साथ उस चट्टान के नुकीले सिरे पर था, तो वह अकेला था यहाँ पर, है ना। इसका आंसर हो जाता है he was alone। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 11 का, what he had afraid to do, और वह क्या करने से डर रहा था, तो वह to fly यानी उड़ने से डर रहा था वो। थर्ड क्वेश्चन है, what was stretched down beneath his legs, यानी वहां से जब वो देखता है चट्टान के नुकीले सिरे से ऊपर से नीचे की ओर, तो उस चट्टान के नुकीले सिरे से नीचे वह क्या फैला हुआ देखता है, तो एक सी यानी समुद्र को वो फैला हुआ देखता है, विस्तृत समुद्र। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, यानी क्या उसको उड़ने में मदद नहीं करेंगे, तो वो है आपका हिज लेग्स, हिज विंग्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव, तो हिज विंग्स यानी उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा उसे महसूस हुआ। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, कितने भाई और उसके बहन, यानी 2 ब्रदर्स, 2 brothers and 1 sister, 1 sister, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 sister, the young seagull had, यानी the young seagull had 2 brothers and 1 sister। What happened when he attempted to fly, यानी क्या हुआ जब उसने उड़ने का प्रयास किया, यानी he felt that his wings did not, मतलब would not support him, यानी जब उसने उड़ने का प्रयास किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके पंख उसका सहारा नहीं देंगे। तो ये आपका 11 का जो पैसेज था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके और में भी एक पैसेज जरूर दिया हुआ है, तो इसको भी जान लेते हैं। आई फिनिश्ड माय पोइम। अब आई फिनिश्ड माय पोइम, इसी सेंटेंस में आपका इसका टाइटल छुपा हुआ है। तो इसका टाइटल है आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और एन फ्रैंक आपका ये कौन सा लेसन है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर, 4th लेसन। इट वाज ब्यूटीफुल, और ये सुंदर पोइम है। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड ए फादर स्वान, और ये एक मदर के रूप में डक है और एक पापा के रूप में स्वान है, हंस है, उनके बारे में ये कविता है। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके पास 3 अपने बेबी डकलिंग्स होते हैं, यानी उनके 3 बच्चे होते हैं, डक के बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ, यानी जिनको इतना पीटा जाता है, टू डेथ यानी मरने तक, बाय द फादर यानी पापा से, कि उनको मारने तक की यही वो पीट रहे थे, और बहुत ज्यादा उनको पीटा जाता है, बस वो मरते ही नहीं है, उनकी जान ही नहीं निकलती है। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज्यादा कांव कांव किया करते थे। और लकीली और भाग्यवश मिस्टर कैसिंग टुक द जॉब
द राइट वे, और मिस्टर केसिंग पर वो जो सही बैठता है, जिस तरीके से इस पोइम को मतलब क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। ही रीड द पोइम टू द क्लास, उसने क्लास के सामने सभी बच्चों के सामने इस पोइम को पढ़ा, टीचर्स ने, और एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने खुद के व्यवहार वाली बातें जोड़ते हुए, एंड टू द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसी तरीके से दूसरी कक्षाओं के सामने भी वैसे ही उसने पढ़ा। Since then I have been allowed to talk, और फिर तब जाकर उसने मुझे बातचीत मतलब उन टीचर्स ने मुझे बातचीत की परमिशन दी, and have not been assigned any extra homework, और फिर तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा असाइन होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्री, और इसी विपरीतता पर मिस्टर केसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज, मिस्टर केसिंग का हमेशा उन दिनों मजाक सा बन रहा होता है। तो देखिए व्हाट वाज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या था यहाँ पर आपके, ब्यूटीफुल था पोइम। इसके बाद हाउ मेनी बेबी डकलिंग्स दे हैड, यानी कितने बेबी के डकलिंग्स थे, तो यहाँ पर 3 बेबी डकलिंग्स थे, और 3 बार ही उसे क्या दिया था, असाइनमेंट दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बाय होम, किसके द्वारा द बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ, यानी उन बच्चों को इतना मतलब पीटा गया था कि वो मरे ही नहीं, बस उनकी जान ही नहीं निकली, तो वो है फादर स्वान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग दीस डेज, और इन दिनों मतलब मिस्टर केसिंग का हमेशा क्या बन रहा था, तो उनका क्या बन रहा था, मजाक बन रहा था। व्हाट डिड मिस्टर केसिंग ऐड टू द पोएम, यानी ऑन कमेंट्स, यानी वो पोएम के साथ साथ ऑन कमेंट्स यानी अपनी खुद की बातें भी जोड़ रहे थे पोएम को सुनाते समय, कमेंट्स। इसके बाद है व्हाट डिड मिस्टर केसिंग अलाउ हर टू मैक टॉक, यानी उसे बातचीत करने की अनुमति दे दी, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पर हमें सजेस्ट किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी आपको 20 से 30 शब्दों में 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो देखो फर्स्ट है हमारा व्हाट डिड लेंचर हॉप फॉर, और ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड की पहली लेसन से ये पूछा गया है, यानी लेंचो हॉप्ड फॉर अ लिटिल रेन लाइक अ शावर एंड मतलब अशावर मतलब उसे अपनी फसल के लिए क्या आशा कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि उसके खेतों में मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी उसने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या सेट आउट मतलब क्या ऐसे आइडियाज बनाए थे कि मैं ब्रूटलिटी को दूर करूंगा और मैं अपार्थित को दूर करूंगा, और कई सारी ऐसी चीजें जो वहां पर गुलामी के रूप में लोग देख रहे थे, तो उनको दूर करने के लिए यहाँ पर उसने आइडियाज बनाए थे। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क। राइटर सेड दिस पॉइंट आई विल टेक द रिस्क बिकॉज ही टेक द रिस्क अगेंस्ट द स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स व्हेन ही इनटू द स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स, तो ही फेल्ट द रिस्क, और वो यहाँ पर रिस्क को महसूस करता है बिकॉज ही वांट्स टू गेट हर होम अर्ली, क्योंकि वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता है, एंड टेक द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और सो इट वाज अ सो ही हैज रिस्क सो ही हैज टेक द रिस्क टू गोइंग टू द होम, इसलिए उसने घर जाने के लिए उस खतरे का सामना किया और वो खतरा लिया। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, एल्डर्स मतलब the elders are in Goa nostalgic about the bread like bangles and the value of your courage and power strength, उनके बारे में वो बातें किया करते थे, यानी उनकी गाथाओं के बारे में, ब्रेड के बारे में वो बताया करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आपको 60 वर्ड्स में कोई 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। तो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडेविस पीपल डिसेंट, कुडेविस पीपल इज मतलब एनर्जेटिक एंड थोड़ा सा मैटियल, और ही हैड ब्यूटीफुल वुमेन चिल्ड्रन एंड मतलब his animals, and he has separate marital systems and जैसे मतलब उनके कल्चर्स टू सेलिब्रेट द ओकेजन्स, यानी त्योहारों को मनाने का एक अलग ही तरीका उनके अंदर होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।
व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट द बस जर्नी। वल्ली बस जर्नी की मतलब बस यात्रा करने के लिए यहाँ पर क्या क्या बातें जुटाती है। तो शी wants about the बस इज टाइम, यानी बस इज रूटीन टाइम, बस का रूटीन टाइम जानना चाहती है। एंड शी wants to know about the fare of the bus to one round विलेज टू द टाउन एंड टाउन टू द विलेज, गांव से विलेज का कितना किराया और वापस वहां से कितना है। तो ये सब कुछ वो डिटेल्स वो अपने आप में जानना चाहती है। और शी हाउ डिड शी फाइंड आउट द डिटेल्स, और इन डिटेल्स को उन्होंने कहां से पाया, इन डिटेल्स को जैसे उन पैसेंजर्स के माध्यम से वो पाया, वो पूछती रहा करती थी उनके जो मतलब जॉली नेचर्स में या जॉली मूड्स में जैसे वो बस से उतरा करते थे, तो उन सब चीजों को देखा करते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी आपको कोई दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है और 60 शब्दों में करना है। तो देखो, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। लोमो इज अ पर्सन ऑफ 35 years. लोमो goes to the Matilda's home, or she was his neighbor, or she had to wish to engage the Natalia. Natalia is the daughter of Chubuko. Chubuko is the neighbors, and Lomo and Chubukos are the landowner and are friends in professions. तो इस तरीके से आपका इसका आंसर लोमो का कैरेक्टर स्केच में हो जाता है। ये इसमें हो जाता है। इसमें एट फर्स्ट, व्हाट डज चुबुको सस्पेक्ट रिगार्डिंग लोमो इज रीजन फॉर कमिंग, व्हाट हैज लोमो एक्चुअली कम फॉर। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि चुबुको यहाँ पर सबसे पहले लोमो जब घर आता है तो उसके बारे में मतलब सोचता है कि ये कुछ रीजन लेकर आया है कि he has demand some money and rupees। तो मतलब वो कहता है कि अगर वो कुछ पैसे अगर मांगता है तो वो उसे he will not give the money, तो वो उसे पैसे नहीं देगा या any other things नहीं देगा। और बट वह यहाँ पर क्या करना चाहता था, he proposed to his daughter's hands, वो उसकी बेटी के हाथ के प्रस्ताव के लिए आया था अपनी शादी के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, देखो बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी ये पोएम से रिलेटेड है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और नीचे दिए गए जो आंसर है उनको एक्सट्रैक्ट को समझते हुए और आपको उनके जवाब देना है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा। आई थॉट, और मैं सोचती हूँ या मैंने सोचा है। आई टोल्ड, मैंने तुम्हें बताया था। टू क्लीन योर शूज, कि तुम्हें अपने जूते साफ करने थे ना अमांडा। तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, अमांडा को यहाँ पर क्या समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका होमवर्क समाप्त करने के लिए उसे बोला जा रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 का, व्हाट अमांडा वांट्स टोल्ड टू डू, अमांडा क्या बताना चाहती है। अमांडा बताना चाहती है कि अमांडा को यहाँ पर क्या बताया जाता है, तो टू क्लीन योर शूज, यानी तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था ना, योर शूज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, यानी कौन यहाँ पर अमांडा से बोल रहा है। तो यहाँ पर जो नरेटर है या पोइट है, या दूसरा लिख सकते हैं हर मदर, हर, ये हो सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का ही और में है आपका दूसरा, जैसा कि यहाँ पर हमें हेल्प मिलती है जो चॉइसेस में पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस में। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी जब कोहरा धरती पर आता है तो वह छोटी सी बिल्ली जो होती है उसके बिल्ली के छोटे छोटे पैरों के समान वह धरती पर आता है, यानी धीरे धीरे अपना अंधेरा लेकर आता है और उसमें डार्कनेस भर देता है। इट्स सिट्स लुकिंग, और यह बैठ जाता है, ओवर हार्बर यानी बंदरगाहों पर, एंड सिटीज और बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों पर ये छा जाता है, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और चुपचाप वो वहां से चला भी जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ईट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, यानी जो थर्ड लाइन में ईट है, ये वाला ईट, तो ये किसको रेफर करता है, तो ये आपका रेफर करता है किसको, फॉग को।
इसके बाद व्हाट डज द पोएट थिंक्स द फॉग इज लाइक? फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट फीट। तो यहाँ पर छोटी बिल्ली के जो पैर होते हैं उसके समान ये धरती पर अ लिटिल कैट फीट, कैट्स फीट। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाउ डज द फॉग कम्स? फॉग कैसे आता है? ऑन अ लाइक द, अब इसका भी सेम लाइक ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। यानी आपको 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न 20 से 30 शब्द में लिखना है। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? यानी dust of snow यहाँ पर क्या है? जो कौवा यहाँ पर हेमलॉक ट्री से स्टैंड मतलब बैठा हुआ है और उसे जब वो हिलाता है तो वो यहाँ क्या बताना चाहता है? तो कि द पोइट टेल्स टू अस, कवि हमें, पोइट वांट्स टू टेल, कवि यहाँ पर बताना चाहता है दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ ब्रांचेस ऑफ अ हेमलॉक ट्री, हिलाना चाहता है बिकॉज ही सजेस्ट द चेंज ऑफ पोइटिस मूड, क्योंकि वो यहाँ पर सुझाव देता है कि कवि का मनोदशा बदल गई है। वो यहाँ पर इस तरीके का हमें स्टैंड फॉर कहता है। व्हाट सजेशन डज द पोइट गिव फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइगर? टाइगर को आइडेंटिफाइंग है, टाइगर की पहचान करने के लिए कवि यहाँ पर हमें क्या क्या सुझाव देता है? कवि हमें कहता है द टाइगर हैज अ येलो ग्राउंड और ही हैज मैनी ब्लैक स्ट्रिप ऑन हिज येलो ग्राउंड, है ना, और ही रॉयर्स ऑन यू। इस तरीके से वो उसके आइडेंटिफाइंग करता है, यानी उसकी पहचान बताता है। Why does not the poet offer the boy money to buy another ball? यानी यहाँ पर कवि क्यों उस बच्चे को प्रस्ताव नहीं मतलब प्रस्तुत नहीं करता है द मनी टू बाय अनदर बॉल, कि तुम दूसरी बॉल खरीद लो और इसका मूल्य ज्यादा नहीं है। बट द चाइल्ड हैज अ ऑन रिलेशन विद दिस टॉयज, यानी उस बच्चे के उस खिलौने के साथ वो अपना एक रिलेशन रखता है, इसलिए उसे दुख होता है उसके खोने पर। 17 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी आपको कोई 2 प्रश्नों में 60 शब्दों में से मतलब 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है और 60 शब्दों में लिखना है। तो वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? तो ट्रीज इन द पोएम, ट्रीज आर इंडोर प्लांट, ट्रीज आर इंडोर प्लांट्स इन द पोएम, यानी ट्रीज कहां पर है? यहाँ पर इंडोर प्लांट्स के रूप में है। व्हाट डज देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर टिप्स डू? और देयर लीव्स, देयर रूट एंड देयर टिप्स डू टू ग्रो टू द फॉरेस्ट, यानी जंगल की ओर जाने की ओर वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं। व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केस? क्योंकि कस्टर्ड कॉल्ड अ कावर्ड एनिमल या कावर्ड बर्ड्स, यानी उसको एक जैसे डरपोक पक्षी कहा जाता है। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन? और ड्रैगन को यहाँ पर कावर्डली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ही हैज अ शेप इन शॉर्ट, और वो अपने शेप में बहुत छोटी होती है, और शी इज मतलब ही इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, ईच आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। यानी आपको 20 से 30 शब्दों में कोई 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। व्हाई इज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट रिकी? मिसेस पंपरे वरीड अबाउट रिकी टू हिज सिकनेस एंड he does not eat his favorite foods। वो अपनी पसंदीदा चीजों को खाने में मना करता है और वह किसी बीमारी से पीड़ित है, इसलिए वो उसे लेकर दुखी है। What is he a fairly successful hand at? Successful hand at, वो किसमें सक्सेसफुल था? यानी स्टीलिंग, यानी चोरी करने में। How is Ozable different from other secret agent? Because he is a short and fluency in मतलब ड्यूली पासिबली लैंग्वेज, वो दोनों जर्मन एंड अमेरिकन लैंग्वेज में वो बोलता है, और ही इज ए शॉर्ट इन हाइट, वह हाइट में छोटा होता है, तो इस वजह से वो डिफरेंट है कि उसको सीक्रेट एजेंट कहना अच्छा नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। तो 19 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको 60 शब्दों में
कोई दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। गिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन। गिफिन वॉज ए साइंटिस्ट एंड अ लॉलेस पर्सन because he swallows a rare drug in the winters and he become invisible and he negotiate the law of the country and nature। उसको वो नहीं मानता है तो इस तरीके से उसे कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कहा जाता है। What kind of a person is Mamloizer? Mamloizer is a desirable person in this story। यानी वो बहुत ज्यादा इच्छा रखने वाली महिला होती है, वो चाहती है कि उसके पास ये भी हो। She want to have many frocks, gown, dresses and many ornaments। तो वो कई सारे आभूषण, कई सारी फ्रॉक वाली ड्रेसेस चाहती है। और why she was unhappy? और वो अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि she has not a मतलब rich and undistinguished life। क्योंकि उसके पास अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स नहीं होता है और लाइफ नहीं होती है, इस वजह से वह दुखी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं बच्चे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वो हमारा टिक द करेक्ट आंसर से है, चूज द करेक्ट आंसर है, चूज द राइट आंसर से है और ये हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक से रिलेटेड है। तो चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड? रामलाल की कितनी बेटियां थी? तो रामलाल की कितनी बेटियां थी? 4। रामलाल की 4 बेटियां थी, राधा, मंगला, चंपा और भोली। Who was the commander in chief? अब कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स ये कौन था? आपके ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड है, रिचर्ड एच राइट वाज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय हिज। यानी रिचर्ड को एक साइंटिस्ट बनने में किसके द्वारा प्रेरणा मिली थी? तो हिज मदर, यानी उसकी माँ के द्वारा। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज होरेस जेनबाई लाइक टू कलेक्ट? यानी होरेस जेनबाई यहाँ पर क्या मतलब एकत्रित करना पसंद किया करता था, यानी उसे किन चीजों का शौक था? तो उसे एक्सपेंसिव बुक, यानी उसे महंगी किताबों का शौक था। Who was मिस्टर हेरियट? मिस्टर हेरियट कौन थे? मिस्टर हेरियट कौन थे? वेटरनरी सर्जन, जो ट्रिकी वाले लेसन में हमें देखने को मिले हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का जो 12 फरवरी 2026 को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन अजमेर आपका आज इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपके बीच में हमने सॉल्व आउट करवाया है। तो इससे आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आपकी क्या मार्किंग बन रही है, क्या किस तरीके से आपने सॉल्यूशन मोड बनाया था अपना, और क्या आपका एक्सप्रेसिंग माइंड रहा है। आगे भी हमारे जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे टेस्ट निपटते जाएंगे फर्दर डेट्स में, तो उन पर सेम डे आपका वीडियो सॉल्यूशंस रिलेटेड टू पेपर, रिलेटेड टू टेस्ट, रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, उससे रिलेटेड आपका इसी मूड में या इसी मोड पर इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको सॉल्यूशंस दिया जाएगा अलग अलग टीचर्स के माध्यम से। अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहें और बूस्ट बनाते रहें। और जैसे आप इन वीडियो सॉल्यूशंस के बाद अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोटा शहर के अंदर हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। एक हमारी रीजनल ब्रांचेस है और बाकी 3 हमारी सब ब्रांचेस है। एक रीजनल ब्रांचेस है वो महावीर नगर 3rd में है, माँ भारती स्कूल के सामने, और जो बाकी सब ब्रांचेस हैं तो बसंत विहार में है, आरकेपुरम में है और कृष्णा नगर रंगबाड़ी में है। तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं इस वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, ताकि आप वीडियो सॉल्यूशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनको सबसे पहले और सबसे सुगम तरीके से और सबसे आसान तरीके से सिंपल मेथड में आपको सोल्व आउट करवाया जाएगा। और यहाँ से आप अपना मार्क अचीव भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने मार्किंग हमारे इस पेपर के अंदर आ जाना चाहिए। और ऑफलाइन में भी हमारी बहुत अच्छी टीम काम करती है जिसमें कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आप देख सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से भी अगर आप इनको भी पढ़ते हैं या यहाँ से भी वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी में और अच्छा आपको बेनिफिट्स मिल सकता है और इनकरेजनेस आपको मिलेगी। तो बच्चों आप जब भी ऑफलाइन विजिट करें हमारी क्लासेस में तो आप आ सकते हैं और ऑनलाइन आप हमारे वीडियो सॉल्यूशंस को देखते रहें। थैंक यू।